नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। ये समय है प्रश्नकाल का। प्रश्नकाल में बात होगी पाकिस्तान की, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ईद से एक दिन पहले भी पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में जमकर फायरिंग की। पुंछ जिले में पाक फौज की तरफ से आज लगातार चौथे दिन भी फायरिंग हुई। भारतीय सेना ने भी पाक को करारा जवाब दिया है। माना यह जा रहा है कि फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा है। तो आज प्रश्नकाल में पाक की इसी नापाक हरकत पर होगी बातचीत। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सरहद पर पिछले 4 दिनों से जारी फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। रविवार सुबह से ही पुंछ के बलनोई, मनकोट और सावजिया में पाक की तरफ से फायरिंग जारी है। बलनोई इलाके में शनिवार शाम को सेना की गश्त कर रही टीम पर पाक की तरफ से रिमोट कंट्रोल से आईईडी विस्फोट किया गया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था और एक घायल हुआ था। रविवार को भी इस इलाके में सर्च कर रहे जवानों पर पाक ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाक की ओर से लगातार हो रही फायरिंग से सीमा पर बसे गाँव में दहशत का माहौल है। कई गोले रिहायशी इलाकों में आकर गिरे। पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग के चलते सीमावर्ती इलाके के जितने भी गांव हैं वो उनके टारगेट में है। खास करके गांव पे निशाना बनाया जा रहा है, मोटायर शेल दागे जा रहे हैं। ये इस वक्त हम चांदना गांव, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा आखिरी गांव है, वहां पर है। इस घर में आके 2 रॉकेट शेल गिरे हैं। यहाँ पर ये बड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। यही 2 यहाँ पर आकर गिरे हैं। इनमें 2 मवेशी इनके मारे गए हैं। पूरे घर का अगर कहें तो बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये 2 शेल यहाँ पर आकर फटे थे और ये कल जो रात को लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है, उसके चलते आप ये देखिए घर की हालत आप देख सकते हैं। पूरे घर को इन्होंने छलनी कर दिया है। शुक्रवार को भी एलओसी पर पाक सैनिकों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान ने इससे पहले 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी सीज फायर का उल्लंघन किया था। साफ है, पाक सेना की ओर से सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है। इस साल पाक सेना 15 अगस्त से लगातार जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। 1 महीने तक सीमा पर शांति रहने के बाद पाक सेना ने फिर से सीमा पर फायरिंग शुरू कर माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। जिस तरह से भारत दुनिया के सामने एक आशा भरी निगाहों से मोदी जी की अगुवाई में बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान बहुत परेशान है। और जो पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति है, उससे और परेशान है। तो ऐसी हताशा भरी कार्रवाइयों की हम निंदा करते हैं और जो भी उचित कार्रवाई इसके लिए करने की आवश्यकता है, वो सेना के विकल्प पर छोड़ दिया गया है। आने वाले दिनों में इन इलाकों में भारी बर्फबारी होगी और पाकिस्तान की मंशा ये है कि वो फायरिंग की आड़ में भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ करवा सके। यही नहीं, पाक फौज साजिश के तहत भारतीय सीमा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रही है, ताकि भारतीय सेना का ध्यान बटे और आतंकी घुसपैठ कर सके। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। और इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं वीर चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल साहब। आपको बता दें कि 1989 में श्रीलंका में युद्ध के दौरान अनिल कौल घायल हो गए थे। उनकी दाईं आंख चली गई थी और पूरा बायां हाथ भी लगभग उन्होंने खो दिया था। इनके अलावा हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब, और पाकिस्तान से हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हैं पत्रकार और लेखक बाबर अय्याज। बाबर अय्याज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है कि कल ईद का मौका है और आज ईद से ठीक एक दिन पहले आप इस तरह का तोहफा हम तक पहुंचा रहे हैं, ये कैसा तोहफा है? पहली बात तो ये कि आप ये ना कहिए कि आप, इसलिए कि ये पाकिस्तान के अवाम तो ये काम करते नहीं है, तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को तो इससे ऐसी घटनाओं से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये आप ही की तरफ से हो रहा है ना, बार बार सीज फायर का उल्लंघन मतलब पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, वही मसला है कि जब मीडिया इस तरह से प्रेजेंट करता है कि जैसे कि सारे लोग हिंदुस्तान के, हमारे यहाँ इस तरह से प्रेजेंट होता है कि सारे हिंदुस्तान एक तरफ है और वो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, और आप ये कहेंगे कि सारे पाकिस्तानी एक तरफ हैं, वो उन पे हमले कर रहे हैं। तो ये इस तरह से ये बात जो है आवाम तक जब पहुंचती है तो उससे नफरतें बढ़ती हैं। अब ये जो लड़ाई होती है ये तो 2 सेनाओं के दरमियान होती है, और लिहाजा ये सेना के ही इश्यूज होते हैं, ये अवाम के इश्यूज नहीं होते। ये बात को बड़े गौर से रखना चाहिए जहन में, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में इस तरह से आप करके ऐसी आप बात करेंगे तो उससे ये होगा कि जैसे सारी पाकिस्तानी अवाम, जिसमें से मैं भी एक हूँ, हम चाहते हैं कि हम
हिंदुस्तान के साथ कोई ना कोई लड़ाई लड़ते रहें। और उसी तरह से जैसे अगर हम ये कहें कि सारा हिंदुस्तान ये कर रहा है, तो मैं कहूँ कि आप लोग ये कर रहे हैं, तो आप नहीं होना चाहिए। हम और आप एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, पत्रकार की हैसियत से, हमारा आपका रोल है कि हम पीस को आगे बढ़ाएं। हमारा आपका रोल इसलिए नहीं है कि हम आवाम में नफरतें को बढ़ाएं। लेकिन तो अयाज साहब, जिस तरह का माहौल है बना हुआ, कंडेम करना है इसको। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस तरह से लगता नहीं है कि बातचीत चाहते हैं पाकिस्तान। बातचीत चाहता लग नहीं रहा उस तरह से। वो बात तो दोनों तरफ से ऐसी है। पाकिस्तान इल्जाम लगाता है, पाकिस्तानी हुकूमत जब भी ये कहती है, वो कहती है जी उधर से हमला हुआ। आपकी हुकूमत कहती है उधर से हमला हुआ। तो हम लोगों को इस चीज को जहन में रखना चाहिए कि हमें पूरी सच जो है वो हासिल नहीं होता, क्योंकि बॉर्डर पे ना आप होते हैं ना हम होते हैं। तो पता नहीं कौन किस पे हमला कर रहा होता है। इसका पूरा सच जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से जो लोग वॉर इकोनॉमी से जिनका फ़ायदा पहुंचता है, वो अपने अपने आवाम से कुछ पूरा सच नहीं बोलते जी। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है हम इसे कंडेम करें, और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पिछले इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह समझ में नहीं आती है। क्योंकि एक तरफ जो है पाकिस्तान ने के जो वजीर आजम है वो तो कहते ही हैं कि हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। अयाज जी आप हमारे अयाज जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दो और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अनिल कौल जी भी और जीडी बख्शी जी भी, जो आपकी बात पर कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे थे जीडी बख्शी जी। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहती हूँ बख्शी साहब की ये बात जग जाहिर है कि पाक बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ये जग जाहिर है। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब की अगर हम बात करें तो वो इसका जिम्मेदार भारत को ठहरा रहा है, धमकी भी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबर अयाज साहब से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि पाकिस्तान में बेचारे पाकिस्तान के अवाम का कोई जोर नहीं चलता जहां तक उनकी सेना का सवाल है। उनकी सेना मनमानी करती है, जो जैसे और डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सरकार के अंडर कंट्रोल नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की थी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था मोदी जी के इनिशिएटिव को, जबकि उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया तो वो हिम्मत करके आए और पीस टॉक की कुछ उम्मीद जगी कि पीस टॉक्स होंगी। तभी हमने देखा वो फैमिलियर पैटर्न। पाकिस्तान की सेना को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने दनादन गोले जो हैं वो दागने शुरू किए, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फायरिंग शुरू करी और पूरी पीस टॉक्स के माहौल को बिगाड़ दिया, मीनिंगलेस कर दिया, इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए यहां पे वो करने के लिए। यही नहीं, अयाज साहब खुद गवाह हैं कि पाकिस्तान में तो बेचारे नवाज शरीफ साहब की गद्दी ही हिला दी गई है। वहां पे उनके ऊपर क्वादरी साहब छोड़ दिए गए हैं, उनके ऊपर इमरान खान साहब छोड़ दिए गए हैं और वो बिल्कुल डिसफंक्शनल कर दी गई है वो स्टेट। और देखिए, अब जब जो भी हमने देखा न्यूयॉर्क के अंदर 2 प्रधानमंत्री गए थे, एक बेचारे कितने दबाव के नीचे गए अपनी सेना के, अपनी फौज के, और वहां पे वो बिल्कुल फौज का राग अलापने के लिए उनको मजबूर किया गया कि वो कश्मीर का मुद्दा उठाएं, वो टेररिज्म के ऊपर बेवजह के बयान दें, जबकि हम पाकिस्तान विक्टिम है टेररिज्म का, जबकि दुनिया जानती है कि सारे टेररिज्म का हब, सेंटर, एक्सपोर्ट वहां से पाकिस्तान से ही होता है। और अब देखिए, हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तान की जो डिसफंक्शनल स्टेट है, खासकर वहां की डीप स्टेट, मतलब अयाज बाबर साहब भी इससे सहमत होंगे, पाकिस्तान की फौज और आईएसआई जो कि पीछे से पूरा कठपुतली की तरह नचाती है अपनी सिविलियन सरकार को और सिविल अवाम की कोई नहीं चलने देती, तो वो अब अपने आप को न्यूसेंस बनाने में लग गई है। देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब ने आज कहा कि भारत पाकिस्तान की सेना का संयम टेस्ट ना करे। अरे साहब, दुनिया जानती है कि हमारी सेना को फायर करने का कोई रीजन नहीं है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तान की सेना के पास वजूहात है, रीजन है, वो कवरिंग फायर देती है। जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, 42 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी तक कायम है
और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ पड़ने के पहले मैक्सिमम टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया जाए जम्मू कश्मीर में, ताकि फिर से दर्जे हरारत को बढ़ाया जाए। अब अगर पाकिस्तान ने ठान ही लिया है कि देखिए साहब, चीन के नेता भी वहां नहीं आते वहां का गदर देख के, तो एक ही तरीका आपके पास रह गया दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए कि अपने आप को न्यूसेंस बनाओ। वो पाकिस्तान भारत के साथ जंग के लिए जैसे आमादा हो रहा है कि कोई ऐसा माहौल बने कि कश्मीर को फ्लैश पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर दर्शाया जाए और दुनिया से कहा जाए कि साहब जैसे चलिए, बिल्कुल बख्शी साहब, मैं आपके पास आऊंगी और इनसे पहले कि मैं कौल साहब के पास जाऊं, आयाज साहब आप जवाब देना चाहेंगे? इस तरह से तो नहीं चलेगा, मुंह में राम बगल में छुरी। बात यह है कि जैसे आप कह रही हैं, इस तरह से तो नहीं चलता है, ये बात सही है, मगर ये है कि क्या कहते हैं, इसमें मेरा फिर भी यही कहना होता है कि पूरी तरह से पाकिस्तान में ऐसी फोर्सेस ज़रूर हैं जो कि अमन नहीं चाहती हैं, मगर मैं समझता हूँ ऐसी फोर्सेस हिंदुस्तान में भी हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है। जो वॉर इकोनॉमीज जिस मुल्क में जितनी ज़्यादा मजबूत होती है, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि साहब एक ही मुल्क में ऐसा है। तो इसलिए जो भी बातचीत की जैसे बात हो रही थी, और एक ये था कि सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत होगी, तो उसको वो छोटी सी बात लेकर के साहब वो कश्मीरियों से क्यों बात की, वो तो हर साल किया करते थे जी। उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो इस किस्म की बातों को बड़ी मुल्क और बड़ी जैसे कि जमहूरियत होने के नाते, जैसे कि हमारे दोस्त अभी कह रहे थे, जी। अब आपके यहाँ पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों को स्ट्रांग करने के लिए आपके हाथ में भी एक है कि आप जितना पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करेंगे, उतना ही जो है, अगर जो यहाँ गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो वीक होंगी। मगर ये कि एक बड़े स्टेट और बड़ी भाई और वॉटेवर आप कहें, उसकी सैकेसिटी जो होती है और जो उसका एक एटीट्यूड होता है, वो रखना पड़ेगा। इस किस्म की प्रोवोकेशन से ये जो हमारी टॉक्स इंटरप्ट हो जाती हैं, ये अनइंटरप्टेबल होनी चाहिए। बिल्कुल। जी बिल्कुल। कौल साहब, जिस तरह से यहाँ पर आयाज साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में है उसी तरह से हिंदुस्तान में भी है, कुछ नहीं चाहते कि ये जो रिश्ते हैं वो सुधरें। हालांकि कोशिश ये देखा जा रहा था, उम्मीद ये की जा रही थी कि मोदी और शरीफ के जिस तरह से रिश्ते हमें नजर आए, या एक गिफ्ट डिप्लोमेसी जिस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिली, लग रहा था कि शायद कुछ आगे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस तरह से कैसे? अफसोस है कि बब्बर साहब को हिंदुस्तान की सो कॉल्ड वॉर इकोनॉमी के बारे में कोई आइडिया है ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कोई माहौल है ही नहीं कि हमारे यहाँ इकोनॉमी वॉर की तरफ जाती है और उसकी तरफ हमको क्योंकि वेपन्स और प्रोड्यूस करने हैं इसलिए हम उसकी लड़ाई जारी रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी जो मेन कंसर्न है वो इस वक्त अगर आप देखें, ये जो हो रहा है, जो बख्शी साहब ने बोला, ये कल भी एक फ्लैग मीटिंग हुई है, फ्लैग मीटिंग के तुरंत बाद फायरिंग फिर शुरू हो गई है। तो फ्लैग मीटिंग का फायदा क्या है? मतलब मीटिंग हम करेंगे लेकिन हम आपको फिर से आपको दागेंगे। तो और इस वक्त जो के माहौल है जम्मू कश्मीर में, ये फ्लड्स के बाद बुरे हाल है। ये इनका ख्याल था कि जहां जहां मैंने ये देखा है, जहां जहां ये वायलेशंस हुई हैं, वहां पे शायद हमारी जो फेंस है उसको डैमेज हुआ है बाढ़ की वजह से, और उन्होंने सोचा ये मौका सही है, यहीं से निकाल दो इनको। बट इनको नहीं पता है कि हमने उसकी रिपेयरिंग शुरू कर दी है, और हम जो फ्लड्स के लिए इन्वॉल्व हुए थे, हम फिर भी अपने बॉर्डर पे सतर्क हैं। जी। जब ये आवाम की बात करते हैं, आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉलिसी मैटर्स के ऊपर होता है। क्या इनके पाकिस्तान में आवाम का कोई पॉलिसी मैटर्स में रोल है? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं है। उन्होंने जमहूरियत, हम जमहूरियत को सपोर्ट भी करें, बट वो जो जैसे बख्शी साहब ने बोला और इलियास साहब खुद मानते हैं, जो ये डीप स्टेट है वो चलने नहीं देगा। हम जितनी मर्जी जमहूरियत को बढ़ावा दें अपनी तरफ से, वो उसको निगेट कर देते हैं। अब हमने कहा टॉक्स होंगी, उन्होंने जाके फायरिंग करनी शुरू कर दी। बिल्कुल। तो अब न्यूयॉर्क के बाद ये थोड़े से घबरा गए हैं, क्योंकि जो ट्रीटी साइन हुई है यूएस और इंडिया के बीच में, उसमें क्लियरली जो पैराज हैं उसमें डेमोलेशन ऑफ
टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। और जैसे इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री वापस आए तो एक कमिंग फायरिंग भी हुई, एक उनका वहां पर तभी भी ये फायरिंग की गई थी। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का इलाज क्या है, क्योंकि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 2003 की अगर हम बात करें तब से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता लागू है, लेकिन ऐसे सीज फायर का क्या फायदा, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, कौल साहब, छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। बिल्कुल, आप अपनी बात, ये बात निकली है इसमें से परवेज मुशर्रफ की। जी, आज क्यों उन्होंने बयान दिया? क्योंकि एक महीने पहले जो हुआ है वहां पे, उससे उनको जोश मिल गया कि आर्मी उनके साथ है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं सरहद पर गोलियां बरसा रही पाक फौज की नापाक हरकत के। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अनिल कौल साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। कौल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इलाज है पाकिस्तान का, क्योंकि अगर हम 2003 से देखें तो भारत और पाक के बीच सीज फायर समझौता लागू है, लेकिन ऐसे सीज फायर का क्या फायदा कि पिछले 11 सालों में पता नहीं कितनी बारी आप इसका उल्लंघन कर चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि इसका इलाज है, लेकिन वो इलाज पूर्ण इलाज नहीं मैं मानता हूं। और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट हो रहा है इस वक्त, और जिस तरीके से नई सरकार ने कोशिश की है कि एक वर्ल्ड ओपिनियन बनाने का इनके खिलाफ, और अगर हम इनको ये यकीन दिला दें कि इनका रास्ता इनके खुद की डिस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा अहमियत रखता है, हमारे तरफ बजाय देखने के अपनी अंदरूनी हालत सीधी करने की, तो शायद उससे इनको कोई सबक मिले, शायद। लेकिन अगर आप समझिए कि इसका कोई हल निकलने वाला है, उसका हल मैं नहीं चाहूंगा। मैं एक फौजी आदमी हूं, और हल वो बहुत मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बहुत तेजी से आता है। लेकिन जो अभी ग्राउंड पे हालात है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, जी बिल्कुल, कि जो भी ये कर रहे हैं उसका इनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। चलिए, बिल्कुल, चाहे वो रेंजर्स की वजह से हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी की वजह से हो। इनके बब्बर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने कोई जर्नलिस्ट उधर भेजें, हमारे तो वहां घूमते रहते, तभी तो हमको ऑन द स्पॉट रिपोर्ट मिल रही है, इनको क्यों नहीं मिलती रिपोर्ट? चलिए, बिल्कुल, कौल साहब का शुक्रिया करना चाहेंगे हम हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जीडी बख्शी साहब का भी शुक्रिया, अयाज साहब जो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े, उनका भी शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्रश्नकाल में आज इतना ही।